Hello and welcome to the Lokniti podcast. Today we embark on a journey to explore the profound statesmanship of a political luminary, a poet and a visionary leader, Shri Atal Bihari Vajpayee. And today joined by us, Union Minister of State for Tourism and Ports, Shipping and Waterways in the incumbent Modi government and Member of Parliament from Goa, Shripath Nair. नमस्कार सर। नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट लोकनीति में। सर, आज की हम जो चर्चा है हमारी वो भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में है। आपने उनके साथ बतौर कार्यकर्ता संगठन में और बतौर मंत्री भी काम करा और आपने कई सारे मंत्रालयों का दायित्व संभाला, जैसे कि एग्रीकल्चर, सिविल एविएशन, फाइनेंस। आज लोग उनकी गवर्नेंस पॉलिसीज और नीतियों के बारे में बात करते हैं, लेकिन मैं जानना चाहूंगा और उनको एक स्टेट्समैन रूप के तौर पर याद करते हैं, तो आपका अनुभव बतौर कार्यकर्ता और बतौर मंत्री उनके साथ कैसा था? सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी सभी नेताओं को धन्यवाद देता हूं। खास करके ये मेरा सौभाग्य है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में मुझे मौका मिला। भारतीय जनता पार्टी जब पहली बार सत्ता में आई, इससे पहले 13 महीने की सरकार अटल जी ने चलाई थी और जब 99 में जब चुनाव हो गया, उसमें मुझे भी सांसद बनने का मौका गोवा से मिला। और ये सब देन अटल जी, अडवाणी जी, जोशी जी, प्रमोद महाजन जी, इन्होंने जो कुछ हमें राजनीति में जो कुछ पढ़ाया सिखाया, उसके आधार पर गोवा में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल गया। बिल्कुल। मैं पहली बार 99 में चुन के आया। आने के बाद दिल्ली पहुंचा और मुझे भी ये नहीं था, नया ज्ञात नहीं था कि अटल जी हमें अपने मंत्रिमंडल में ले लेंगे। तो उनकी कृपा है, भगवान की कृपा है, सभी नेताओं ने एक विश्वास हमारे ऊपर रखा। और जो उस 5 सालों में अटल जी ने जिस प्रकार की सरकार चलाई, एक विकास की राजनीति कैसी होती है उसका पाठ निश्चितपणे वहां से शुरू हो गया था। और उस 5 सालों में जिस तरह से बुनियाद रखी गई, ये बुनियाद के ऊपर आज जो घर मोदी जी घर बना रहे हैं और आज आप भारत का विकास जो देख रहे हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी का एक तत्वज्ञान वही था। सत्ता किसके लिए है, सत्ता हमें क्यों चाहिए, तो क्यों चाहिए, हमने काम करके आज तक कम से कम 15 साल तो पूरे हो जाएंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी के बीच में तो 10 साल का गैप था, कांग्रेस सरकार आई थी। तो ये दिखा दिया है कि सत्ता किसके लिए है। सत्ता हम जानते हैं, सत्ता एक देश का, गरीबों का सेवा करने का एक साधन हम मानते हैं। और यही साधन यदि ये सब जो हमारे सामने जो चैलेंजेस है उसके लिए यदि हम इसका उपयोग करें तो भारत या कहीं भी देश ऐसा बन सकता, ये करके हमें दिखा दिया है। और मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता, उनको पहली बार अपने कैबिनेट में लेना, ये मेरे लिए एक अजीब तरह की बात थी। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और इन्होंने जो कुछ राजनीति के जो पाठ पढ़ाए, वो पाठ अभी भी उसके ऊपर अभी भी चलते हैं। मैं उनके 25 दिसंबर उनका जन्मदिन है, ये है, और ये हम हर तरह भारतीय जनता पार्टी के तौर से हम वो हम सेलिब्रेट करते हैं। और पूरे कार्यकर्ता, पार्टी के ही कार्यकर्ता नहीं तो पूरे जनता जो है, वोटर जो है, वही उनको सलाम देते कि इनका ये व्यक्तित्व था, ये व्यक्तित्व इतना बड़ा कि देश सबसे आगे, पार्टी सबके बाद, सबको साथ लेके आगे जाने का जो कुछ राजनीति में सभी जगह जो कुछ अच्छे गुण थे, तो इनमें हम देख रहे थे। और उन्हीं के दिए हुए मार्गदर्शन पर हम भारतीय जनता पार्टी आज चल रही है और आज देश आगे बढ़ रहा है। यही सबसे बड़ी हमारे लिए बड़ी चीज। सर, अटल जी को नेता के रूप में तो सब जानते हैं, लेकिन एक लीडरशिप, हम उनको, आप एज अ लीडर, जब आप मंत्री थे उनके साथ, जी। और आप उनके अंडर काम कर रहे थे, तो एज अ लीडर वो कैसे थे, उसके बारे में अगर आप थोड़ा हमको बता पाए। सचमुच उनके लिए शब्द नहीं है।
इतने बड़े पद पर होते हुए भी सामान्य कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क रखना ये अच्छी तरह जानते थे, ये सबको नाम से जानते थे। मैं एक एग्जाम्पल उदाहरण दे दूंगा कि मुझे पहली बार उन्होंने एग्रीकल्चर दे दिया, मैं 1 साल एग्रीकल्चर का काम किया जी। उनकी ही मार्गदर्शन पर हम आगे बढ़ते थे, एग्रीकल्चर में नए नए प्रयोग हम करते थे। तो जब काम करने के बाद हमारे एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री जो पोर्ट एंड शिपिंग में थे, जो गोयल जी, सीनियर गोयल जी, जो अभी हमारे गोयल जी अभी है उनके पिताजी, तो उन्होंने उनको बता दिया कि नहीं, वो जो श्रीपाद नाइक जो है एग्रीकल्चर में है, मेरे डिपार्टमेंट उसको भेज दो, अच्छा काम वो कर रहे हैं, मुझे उनकी ये है। तो ये तो कर सकते थे, ये भी एक बड़े अटल जी का तो ये आप तो जानते हैं, लेकिन उनके कहने पर, ये सीनियर नेता थे, पार्टी के ट्रेजरर भी थे, और उन्होंने कहने के बाद उन्हें सही मुझे ऐसे भेज सकते थे। लेकिन उन्होंने मुझे रात को, मैं गोवा में था, सैटरडे को गोवा गया था, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, ऐसा ऐसा है, आप जाना चाहेंगे? बोले अटल जी ये क्या पूछ रहे हैं, आप तो जो आप कहेंगे हम, वो हमें कुछ पूछने की जरूरत नहीं, जैसा आप कहेंगे ऐसा हम काम करेंगे। तो मुझे ये पूछने के कहने का मतलब ये है कि कैसे संकल्प में रहना, सामान्य कार्यकर्ता को कैसे अपने इसमें ये लेना, ये तो एग्जाम्पल बहुत मन दहला दिया था, क्योंकि हम जैसे साधारण आदमी के साथ उनका बर्ताव जो था, और यही हम प्रधान के रूप में नहीं, एक कार्यकर्ता के रूप में, और इसीलिए उन्होंने इसी गुणों से पार्टी को जो बढ़ावा दिया, पार्टी जो बढ़ी, तो इनके परिश्रम बहुत अच्छे थे। सर, बतौर प्रधानमंत्री तो उन्होंने देश को नेतृत्व दिया ही, बतौर फॉरेन मिनिस्टर भी उन्होंने देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करा, और उनमें जो गुण थे, कठिन से कठिन निर्णय वो ले लेते थे। डेफिनेटली। कारगिल का युद्ध हो, पोखरान का न्यूक्लियर टेस्ट हो, तो देश को एक नई प्रगति पर वो लेकर के गए, और उनका जो विजन था वो मेरे ख्याल से 20 साल आगे का था, कम से कम। एग्जैक्टली देश को कहाँ लेके जाना है, और उसी तरह से उनकी जो काम करने का जो तरीका था वो था। तो दूसरी बात हम ये भी देखा है ना, जब भी कांग्रेस की सरकार थी, तो उसमें जब फॉरेन डेलीगेशन किसी के साथ जो कुछ वार्तालाप करने हो, तो डेलीगेशन के प्रमुख कांग्रेस सरकार भी अटल जी को बनाती थी, यानी सरकार जिसकी। लेकिन यही मजे से बोलते थे, हमारी डेमोक्रेसी इस तरह की है, हम बाहर जो है हम सब 101 है, कहीं यहाँ के कुछ विषय के लिए हमारी मत भिन्नता होगी, लेकिन देश के खातिर हम एक है। और इस तरह का जो पॉलिटिकल स्टेट्समैन जो थे, तो सही उनको निश्चित तौर से देश नहीं परंतु दुनिया भी इस तरह के स्टेट्समैन के रूप में जानती है। सर, अटल जी का गवर्नेंस मॉडल, जिस पर अक्सर बात होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके जन्मदिन को अब गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाने का ऐलान भी करा, और अब देश उसको एज अ गुड गवर्नेंस डे मनाता भी है, सरकार भी मनाती है। तो उनके गवर्नेंस मॉडल के बारे में अगर आप हमको कुछ बता पाए। जरूर। ये तो जो कुछ हम विकास करेंगे, वो विकास जो है, तो आखिरी कड़ी का आदमी जो है उस तक वो विकास पहुंचना चाहिए, ये उनका ये करने वाला जो तात्पर्य था। दूसरा जो था कि इसका फायदा पूरे देश को होना चाहिए, देश की समस्याएं जो है उसे सुलझाना चाहिए। ये 1-2-3 जो उनके मंत्र थे, यही थे, देश समाज ये सबको लेके और सबको साथ लेके जाने का जो उनका ये था तरीका था। तो यही तो एडमिनिस्ट्रेशन में एक बार वो जो कोई विषय लेते थे, वो उनके जीरो तक, नीचे तक उसकी सोच जो थी, कहाँ तक जाना है, क्या करना है, ऐसे ही कर दिया और ऐसा नहीं था। तो आखिरी पॉइंट है, किस तरह से ये सब इम्प्लीमेंटेशन होगा, इसका वो विचार करते थे, और इसी तरह उसका प्लानिंग से ही आगे जाते थे। एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर, तत्काल जो निर्णय लेना है, ये सब में वो ताकत नहीं होती, लेकिन अटल जी में वो ताकत थी। उसे इसी में 2 शब्द बोलने के बाद आगे क्या होगा उसको समझता था। हम जब कभी बात करते थे तो पूरी करने की जरूरत नहीं, आपको ये होना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, बस इतने कुशाग्र बुद्धि के
स्टेटमेंट से नेता थे। नहीं दिखता। उस दौर में सन 2000, 1998, 1999 क्या दुनिया ग्लोबल रिसेशन के जूझ रही थी, या। और परंतु भारत ने 7% जीडीपी ग्रोथ मेंटेन करके उस समय दिखाया। था। भारत की प्रगति तो दिखाता है, लेकिन एक ये चीज ये भी दिखाता है कि जो हमारी जो नीतियां थी, पॉलिसीज थी, वो ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट हो रही थी। और कई ऐसी पॉलिसीज जो आज भी माइलस्टोन मानी जाती हैं, सर्व शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, तो इन सब पॉलिसीज का जमीन पर उतरना एक उनका एक काबिल एडमिनिस्ट्रेटर तो दिखाता है। एग्जैक्टली। तो इस पर आप क्या बताना चाहेंगे कि वो क्यों हो पाया अचीव उस टाइम पर, जब दुनिया मंदिर के दौर से गुजर रही है लेकिन भारत प्रगति कर रहा है उनके नेतृत्व में? भारत, हम देखते हैं, ये हमारी परंपरा में सेविंग करना, ये एक हमारी आदत है। कहीं गोल्ड लेना, आगे के आने वाले कोई समय के लिए कोई जरूरत पड़े तो सेविंग का जो एक गुण है हर नागरिक के इसमें है, उसको अटल जी ने थोड़ा सा ऊपर कर दिया। और जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन उसी वक्त में, जैसा आप कह के, दुनिया एक बुरे दौर में चल रही थी, तो हमारी जीडीपी कंटिन्यू रखने के लिए उन्होंने जिस तरह से सभी जगह से जो कुछ उनकी सोच थी, कई सालों में तो उलट पलट वो देख रहे थे, और तुरंत उपाय जो कुछ हो रहा है उसको आगे क्या करना पड़ेगा, वो उसकी सोच पहले ही जागृत होती थी। और इसी के मतलब ऐसा नेतृत्व होने के बाद आगे सोचने वाला जो नेतृत्व है, उसके फायदे तो यही हम देखते हैं। और हमें जो कुछ उनके नेतृत्व में मिला तो यही था कि आगे हमें, जैसा आपने कहा कि आगे 20 साल में हम क्या करेंगे, ये सोच आज की नहीं, आज कल के लिए क्या है, ये उसका मायना रखता था। और इसीलिए ये सब कुछ आगे क्या आएगा, इसी तरह से उन्होंने जो कुछ प्लानिंग और पॉलिसी की, उसी के तरफ हमारी जीडीपी एकदम स्थिर रही। तो सर, आज के बतौर आज अगर बात करें तो क्या ये कहना सही है कि उन्हीं की लेगेसी को आज मौजूदा सरकार जरूर आगे बढ़ा रहे हैं? जरूर। तो ये तो देश के विकास का जो तंत्र है, वो उसका बड़ा चिंतन हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एकात्म मानववाद है, यही उसका मूल है। तो जब तक आखिरी कड़ी का आदमी जब तक आत्मनिर्भर नहीं होगा, स्वावलंबी नहीं होगा, तो हम देश स्वावलंबी हुआ ऐसा कहेंगे नहीं। और इसलिए वही चिंतन करके इसके तक विकास के सभी व्यवस्थाएं उनके तक कैसी पहुंचे, वो आत्मनिर्भर कैसे बने, जो मूलभूत सुविधाएं जो है, अन्न वस्त्र निवार हम बोलते हैं, घर हो, सादे से कपड़े हो, खाना हो, यही तो सामान्य लोगों की जरूरत होती है। उसके ऊपर ध्यान देके उसका विकास करना, यानी देश का विकास करना, यही तंत्र लेके भारतीय जनता पार्टी, हमारे सभी नेतृत्व आगे बढ़े। सर, मौजूदा दौर में लगभग 10 साल मोदी सरकार के होने आए हैं, और आपका सौभाग्य ऐसा है कि आपने 5 साल 6 साल वो सरकार भी देखी, और अब आप लगभग 10 साल बतौर मंत्री आप ये सरकार भी देख रहे हैं, और आपने कई दायित्व संभाले। इस मोदी गवर्नमेंट में भी आपने आयुष मंत्रालय, डिफेंस मंत्री आप रहे, आप अभी मौजूदा में टूरिज्म भी देख रहे हैं। तो इस पर आप पिछले 10 सालों का आकलन कैसे करेंगे? ऐसा मैं बोलता हूँ, मैं सचमुच भाग्यशाली हूँ। ऐसे तो समर्पित, राष्ट्र को समर्पित नेतृत्व के नीचे काम करना, ये भाग्य ज्यादा लोगों को नहीं मिला। और जब भारतीय जनता पार्टी की 99 से जो सरकार है, 3 सरकार है, 3 ही सरकारों में सबसे पहले अटल जी ने, उसके बाद में माननीय मोदी जी ने हमें अपने कैबिनेट में लेके देश की सेवा करने का मौका दिया। मेरे पास, मैंने कम से कम भी 10-11 मिनिस्ट्री में काम किया, और एक के बाद एक। जैसा मैंने अटल जी के मिनिस्ट्री में था, तभी पहले मुझे एग्रीकल्चर दे दिया, उसके बाद में मैं पोर्ट्स एंड शिपिंग में लेके गए, बाद में मुझे सिविल एविएशन दे दिया, सिविल एविएशन बाद नेशनल हाईवे रोड ट्रांसपोर्ट में मैं काम किया, और आखिरी मुझे फाइनेंस रेवेन्यू, मुझे कोई उसका ज्ञान बहुत कुछ था ऐसा नहीं है, लेकिन वो दिया। और निश्चित रूप से मैं कहना सकता हूँ, उस तरह से जो हमारी फॉरेन रिजर्व थी,
तो आज भी उसका रिकॉर्ड उसी साल तक उसका रिकॉर्ड था। यानी बहुत कुछ काम करने का मौका मिला। हमारे यशवंत सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, उसके नीचे काम करने का मौका मिला। ऐसे बड़े बड़े मिनिस्ट्री हैंडल करने के बाद जो अनुभव मिला है, यही मेरे लिए काफ़ी है। उसके बाद में मोदी जी की टर्म आ गई। मोदी जी ने पहले ही मुझे फिर टूरिज्म, पर्यटन दे दिया, पर्यटन और कल्चर दे दिया। और मैंने 6-7 महीने उसमें काम करने के बाद उन्होंने एक आयुष का नया मंत्रालय बनाया, और नया बनने के बाद मुझे एकदम मेरे ऊपर सौंप दिया, और इंडिपेंडेंट चार्ज का वो मंत्रालय था। आज वो कैबिनेट हो गया है, और कम से कम 7 साल मैंने उसमें काम किया, 7 साल काम किया। वो जो और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो था उस इसमें जहाँ जिस मिनिस्ट्री में मुझे काम करने का मौका मिला, वहाँ तो जो कुछ प्रॉब्लम थे वो सॉल्व करने का मैंने प्रयास किया। उस मिनिस्ट्री को लोगों तक पहुंचाने का, इसके फायदे लोगों तक पहुंचाने का काम उसमें हमने किया। और आज जो आप देख रहे हैं कि आयुष, योगा हो, आयुर्वेदा हो, होम्योपैथी हो, ये आज हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में फैलाने का काम वहाँ से शुरू हो गया है। आज योगा तो आप जानते हैं, जो इंटरनेशनल योगा डे पूरे वर्ल्ड में आज कम से कम 200-250 राष्ट्र मनाते हैं। यही तो हमारी बिल्कुल पावर है, हमारी कल्चरल पावर है। हमारे पूर्वजों ने यही बताया था कि, और वो इसकी सोच भी ऐसी थी, जो कुछ हम करेंगे वो सभी दुनिया के लिए बांटेंगे, दुनिया सुखी हो, यही हमारा ब्रॉड विचारधारा थी। वही आज मोदी जी, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम जो मोदी जी का ये है, तो यही जो ये है, हम इसी तरह से आज हम मोदी जी भी काम कर रहे हैं। बाद में टूरिज्म कल्चर, बाद में आयुष हो गया। इसके बाद में मुझे हेल्थ, 2 साल में मैं MOS हेल्थ था, 2 साल MOS डिफेंस, उसके साथ साथ डिफेंस था। और इसके बाद में थोड़ा सा मेरा एक एक्सीडेंट छोटा सा हो गया था, इसमें थोड़ा सा मुझे डिपार्टमेंट में बदल दिया। ये थोड़ा सा सॉफ्ट, अच्छा, तो पर्यटन फिर एक बार मुझे तो नॉलेज थी, इसलिए पर्यटन और पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज फिर बार दे दिया। और आज हम शिपिंग में भी ऐसे बहुत कुछ हमने प्रोजेक्ट ले लिया है। शिपिंग हम तो सौभाग्यशाली है कि हमारे पास 7,500 किलोमीटर कोस्ट लाइन है। बिल्कुल, इसके पहले किसी सरकार ने उसके ऊपर ध्यान दे दिया, जब काम अटल जी के इसमें थोड़ा सा हम जो नया रूल्स वगैरह कायदा कर रहे थे। लेकिन आज मोदी जी ने ये सब अपनी सी पावर देखने के बाद इसको पूरे कोस्ट लाइन को डेवलप करने का काम किया है। सागरमाला का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम हमने रखा है। अच्छा। उसमें हर राज्यों के जो पोर्ट थे, उसको जहाँ नहीं थे वहाँ नया बनाना, और उसको फिर कनेक्टिविटी देके, रेल और रोड की कनेक्टिविटी देके, तो जैसा आज ट्रांसपोर्ट हम देखते हैं, पोल्यूशन का जो कहर आज हो गया है, वो कम करने के लिए यदि सी ट्रांसपोर्ट में अभी वो ट्रांसफर करे तो देश का फायदा होगा, दुनिया का भी निश्चित तौर से कार्बन हम फुटिंग अब कम कर पाएंगे। और इसीलिए जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला वहाँ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट मेरे स्टेट में भी, पूरे देश में भी। आप तो जानते हैं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो सरिता विहार में आपने देखा है जी, आयुर्वेदा यानी ऐसी एक ये विलेज का ये है, ऐसा एक सोच थी लोगों की। लेकिन कोविड ने हमको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हमें दे दी कि हम आयुर्वेदा या योगा पूरी दुनिया में फैलाने का काम होगा। काढ़ा पी रहे हैं, और उसको कोई यही नहीं था, तो यही आयुष का मेडिसिन ही लोगों का एक आधार था। और इसी तरह आज वो ये जो इंस्टीट्यूट हम बनाए, कि वो इंस्टीट्यूट आज लोग वहाँ हजारों लोग जाके आज उसका फायदा ले रहे हैं। और भव्य दिव्य जो देखने के बाद लोगों को विश्वास आज आयुर्वेद या बाकी आयुषपैथी पर बढ़ रहा है। हमने नरेला में होम्योपैथी का ऐसा बड़ा इंस्टीट्यूट बनाया है, गाजियाबाद में यूनानी का बनाया है, गोवा में फिर एक बार और इंडिया इंस्टीट्यूट का बनाया है। और आज ये इंस्टीट्यूट इतने चलते हैं, लोगों का विश्वास अभी इसके ऊपर दृढ़ हो गया है। और यही तो हमारी पूर्वजों ने जो कुछ 5,000 साल पहले जो कुछ किया था, वो आज भी उतना ही इफेक्टिव है। यही हमारी जो मेडिकल सिस्टम है कितनी कारगर थी, ये दिखा रही है। आयुष के आने से एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि एक नया कैरियर भी अब बच्चे देख रहे हैं। पहले हर किसी को सर्जन बनना है या वो बनना है, या फिर जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिशनर थे आयुर्वेदा के, वो कम होते जा रहे थे क्योंकि। लेकिन अब जब सरकार इतना बढ़ावा दे रही है तो लोगों का कैरियर मिल रहा है, नौकरियां मिलेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, और साथ ही देश का जो ओरिजिनल मेडिकल साइंस था, जो ये आज उभर रहा है, आज लोग आज डिमांड कर रहे हैं
हमने कहीं यूनिवर्सिटी में, फॉरेन यूनिवर्सिटी में चेयर दे दी है आयुर्वेदा पढ़ाने के लिए। अच्छा। कई देशों में, कम से कम 15-20 देशों में हमारे एग्रीमेंट हुए हैं, एमओयू हुए हैं कि हमारी सिस्टम उनके देश में चलाने के लिए ऐसा एग्रीमेंट हुआ है। और आज बढ़ रहा है, योगा तो सब जगह आज फैल रहा है। और ये काम मोदी सरकार ने किया। मोदी जी जैसे नेतृत्व, अटल जी के बाद मोदी जी जैसा नेतृत्व हमें मिला और आज देश का चारों ओर से विकास हो रहा है। ये देशवासियों के लिए खुशी की बात है। सर, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर द विजन? काफी कुछ अचीव करना है। मोदी जी ने काफी सारे टारगेट रखे हैं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का एग्जैक्टली 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का तो सपना है ही है। आज हमारी अर्थव्यवस्था, हम पूरे दुनिया में 5वें नंबर पर है। मोदी जी ने कहा है कि 2030 तक हम टॉप 3 में आएंगे। और हमारी ये है कि विकसित भारत जो है वो विकसित करने के लिए 2047 में भारत नंबर 1 वर्ल्ड का देश बनेगा, यही हमारा सपना है। और उसी तरह हमारे सब कार्यकर्ता, मंत्रीगण, माननीय प्रधानमंत्री जी कम से कम 18-20 दिन में काम कर रहे हैं। और यही हम मानते हैं, जो सामान्य लोगों का काम है, ये भगवान का काम है। ये उनका काम करके हम आगे बढ़ रहे हैं और भगवान हमें आशीर्वाद दे रहा है। आने वाले चुनाव में निश्चित तौर से 2024 में हम जितने में हमें लोगों ने सीट दिए थे उससे भी ज़्यादा हम 400 के आसपास सीट पाके फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार इस देश में बनेगी, ताकि लोगों को विकास चाहिए। आपने 2-3-5 राज्यों का, 4 राज्यों का जो चुनाव था तो उसको देखा रे बिल्कुल कि ऐसी अफवाहें आती थी, सभी कांग्रेस जीत जाएगी, लेकिन लोगों ने एग्जिट पोल भी बता रहे थे। तो लोगों ने जिस तरह से आशीर्वाद दे दिया, तो 3 राज्य, जो मेन 3 राज्य है वो भारतीय जनता पार्टी, यही तो क्लियर होता है, यही तो क्लियर होता है कि आगे जो 2024 जो है जन आशीर्वाद निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र भाई मोदी जी को मिलेगा। यही मैं कहता। सर, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा। आप कंपैरिजन करना हालांकि ठीक नहीं है, लेकिन आप अटल जी के 6 साल और मोदी जी के 10 साल में अगर कुछ जो आपको लगता है कि मेजर अचीवमेंट जो देश ने करी है उनके टेन्योर में और इस टेन्योर में, क्योंकि आप दोनों में मंत्री रहे हैं, तो अगर आप उस पर कुछ बताएं। हम तो जानते हैं कि हम इंडिपेंडेंट होने का 75 साल पूरे हो गए हैं। हाँ, अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। और अटल जी जिस समय आए, ये ऐसी एक पार्टी जिन्होंने पूरे 60 साल से भी ज्यादा साल इस देश पर अमल किया, गरीबी हटाने का नारा दिया, गरीबी हटी नहीं, गरीब और गरीब हो गए। और इसी माहौल में अटल जी ने जो कुछ 5 साल चलाए, वो कठिन स्थिति, फिर पटरी पर लाना कठिन स्थिति थी। बिल्कुल। और उन्होंने वो लाया विकास की गाड़ी पटरी पर लाई। और आगे हमें क्या करना है, ये भी मैप हमको सबको दे दिया। और आज वही लेके आज मोदी जी, रोड मैप उनका है, वही लेके मोदी जी आज उसमें अपना योगदान देके और उसको प्रशस्त करके आज देश का विकास कर रहा है। और मुझे बताने में बहुत प्रसन्नता है। और कई सालों में, जैसा हमने कहा है कि भारत 2047 में भारत एक वर्ल्ड की अगले पंक्ति में बैठेगा। धन्यवाद सर, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अटल जी के बारे में इतने इनसाइट्स देने के लिए और भारत का एक विजन क्लियर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आपको आने वाले 2024 के चुनाव। थैंक यू।